नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भू राजनीतिक संकट की जो अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही। यह संकट धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले रहा है और इसकी आंच दुनिया के कई कोनों तक महसूस हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव महीनों से सुलग रहा था, अब उसमें यमन के हूती विद्रोहियों की सक्रिय भागीदारी और अमेरिकी मरीन की तैनाती ने एक नया और गंभीर मोड़ जोड़ दिया है। सवाल यह है कि यह युद्ध अब किस दिशा में जा रहा है। क्या यह एक सीमित क्षेत्रीय संघर्ष बना रहेगा या इसके बड़े वैश्विक परिणाम होंगे? और सबसे जरूरी सवाल जिसे अक्सर बड़े बड़े चैनल नहीं पूछते वो यह है कि आम नागरिक, चाहे वो यमन में हो, इजराइल में हो, ईरान में हो या फिर किसी और देश में, इस पूरी लड़ाई में कहां खड़ा है और उसकी आवाज कहां है। यहां एक छोटी सी बात जरूरी है। अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहें। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से इस पूरे संकट की जड़ें फैली हुई है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव कोई अचानक पैदा हुई स्थिति नहीं है। यह दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता है जो कभी प्रॉक्सी वॉर के जरिए चलती रही, कभी साइबर हमलों के जरिए, कभी परमाणु कार्यक्रम पर विवादों के जरिए। लेकिन जो बात इस दौर को अलग बनाती है वह यह है कि अब यह संघर्ष सिर्फ छाया युद्ध नहीं रहा। इजराइल और ईरान दोनों सीधे एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं और अब हूती विद्रोहियों ने इस लड़ाई में अपनी भूमिका को और सक्रिय और खुला कर दिया है। हूती कौन है यह समझना जरूरी है। यमन में अंसारुल्लाह के नाम से पहचाना जाने वाला यह समूह पिछले एक दशक से अधिक समय से यमन के गृह युद्ध का केंद्रीय पक्ष रहा है। ईरान के साथ उनके संबंध सर्वविदित। ईरान उन्हें हथियार, तकनीक और रणनीतिक समर्थन देता रहा है। यमन की भौगोलिक स्थिति देखिए। यह लाल सागर के मुहाने पर बसा देश है जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक गुजरता है, बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य, जिसे हिंदी में हम मंदाब की खाड़ी कह सकते हैं। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला यह रास्ता वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। जब हूती इस रास्ते पर नियंत्रण रखते हैं तो उनके पास एक बड़ा भू राजनीतिक हथियार होता है। अब आते हैं मूल घटनाक्रम पर। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले करके यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे ईरान की तरफ से इस संघर्ष में सक्रिय रूप से उतर चुके हैं। यह हमले बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किए गए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके इन हमलों के निशाने पर रहे हैं। इजराइल की आयरन डोम और एरो डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों को रोका, लेकिन कुछ हमलों ने यह भी साबित किया कि हूतियों की मारक क्षमता पहले से अधिक विकसित हो चुकी है। यहां एक तकनीकी पहलू गौर करने वाला है। यमन और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 2000 मी से अधिक है। इतनी दूरी तक सटीक बैलिस्टिक मिसाइल दागना, इससे यह सवाल उठता है कि यह तकनीक हूतियों को किसने दी और किस स्तर की सहायता के बिना यह संभव है। इजराइल ने इन हमलों का जवाब भी दिया। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले, पोर्ट ऑफ हुदैदा जो यमन का एक प्रमुख बंदरगाह है, उस पर भी हमले की खबरें आई। इजराइल का तर्क यह है कि हूती ईरान के निर्देश पर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन पर हमला करना आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान इस तर्क पर बहस करते हैं। एक संप्रभु देश के भूभाग पर हमला, चाहे वहां कोई भी समूह मौजूद हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कई जटिल सवाल खड़े करता है। यमन की नागरिक आबादी जो पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रही है, इन हमलों से और गहरे संकट
में है। यह पहलू अक्सर खबरों में दब जाता है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिकी मरीन की तैनाती इस पूरे घटनाक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार मरीन यूनिट को क्षेत्र में इसीलिए भेजा गया है ताकि अमेरिकी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इजराइल को रक्षात्मक मदद दी जा सके। लेकिन यहां एक गहरा सवाल है, अमेरिका की मध्य पूर्व में यह तैनाती क्या सिर्फ रक्षात्मक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच है? इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिकी फौज किसी क्षेत्र में पहुंची है तो संघर्ष सीमित नहीं रहा। इराक को याद करिए, अफगानिस्तान को याद करिए, लीबिया को याद करिए। यह उदाहरण देना किसी देश की आलोचना नहीं है, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो इतिहास के आधार पर पूछा जा रहा है। अमेरिकी मरीन की तैनाती के साथ साथ अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत भी लाल सागर और फारस की खाड़ी में तैनात हैं। यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस थियोडोर रूसवेल्ट जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र में मौजूद है। यह अमेरिकी नौसैनिक शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन है। इसके समानांतर अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ भी हवाई हमले जारी रखे हैं, जो उसने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन और बाद के ऑपरेशनों के तहत शुरू किए। तो एक तरफ अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ हूतियों पर सीधे हमले भी कर रहा है और तीसरी तरफ ईरान को भी संदेश दे रहा है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यह एक बहुस्तरीय कूटनीतिक और सैन्य खेल है जिसे समझे बिना इस संकट की गहराई को नहीं समझा जा सकता। ईरान की स्थिति क्या है, यह भी समझना होगा। ईरान ने अभी तक इजराइल पर सीधे बड़े पैमाने पर हमले नहीं किए हैं, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल हमले पहले हुए थे वे एक बड़े संदेश की तरह थे। ईरान की रणनीति को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी प्रतिरोध की धुरी। इसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इराकी मिलिशिया शामिल है। ईरान की यह रणनीति प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए दुश्मनों पर दबाव बनाने की है। लेकिन इस रणनीति की एक सीमा है। जब यह प्रॉक्सी समूह बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो ईरान खुद भी एक सीधे जवाब का लक्ष्य बन सकता है। हिजबुल्लाह की बात करें तो लेबनान में भी स्थिति तनावपूर्ण रही है। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमा पर गोलाबारी के दौर चलते रहे। हिजबुल्लाह के नेतृत्व पर इजराइल ने बड़े हमले किए और उनके हथियार, भंडारों और सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाया। लेकिन हिजबुल्लाह पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है और वह अभी भी एक महत्वपूर्ण सामरिक शक्ति बना हुआ है। ईरान की नज़र में हिजबुल्लाह और हूती दोनों उसके रणनीतिक हथियार हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, यह पूरा संघर्ष आर्थिक रूप से दुनिया को किस तरह प्रभावित कर रहा है? लाल सागर जो वैश्विक व्यापार का एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है, उसमें होती हमलों के कारण शिपिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते को छोड़कर केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता अपना लिया। इससे यात्रा का समय बढ़ा, ईंधन की खपत बढ़ी और माल की लागत बढ़ी। इसका असर सीधे उपभोक्ता कीमतों पर पड़ा। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार महंगा हुआ। भारत जैसे देश जो लाल सागर मार्ग का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, उनके व्यापारी और निर्यातक भी इससे प्रभावित हुए। इसके अलावा तेल की कीमतों पर भी असर पड़ा। मध्य पूर्व में कोई भी बड़ा सैन्य संघर्ष वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति पर अनिश्चितता पैदा करता है। ओपेक प्लस देशों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में है। अगर हॉर्मुज जलमू मध्य, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, किसी तरह बाधित होता है तो यह दुनिया की लगभग 25 से 30% तेल आपूर्ति को प्रभावित करता सकता है। ईरान ने बार बार हॉर्मोन्स को बंद करने की धमकी दी है। यह धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे एक वास्तविक क्षमता भी है। भारत की सब में क्या स्थिति है? भारत की एक धमकी परत भारत मध्य पूर्व के साथ गहरे ऊर्जा
और व्यापारिक संबंध रखता है। खाड़ी देशों में करोड़ों भारतीय प्रवासी काम करते हैं। भारत ईरान से भी ऐतिहासिक रूप से ऊर्जा खरीदता रहा है और चाबार बंदरगाह के जरिए एक कनेक्टिविटी परियोजना पर काम कर रहा है। इसके दान के साथ अलान तक को तराकर करामीती का बादरीत करते हैं। साथ ही भारत और इजराइल के बीच रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत संबंध है। यह एक जटिल स्थिति है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार ऐसे मतदानों में तटस्थ या संतुलित रुख अपनाया है जो मध्य पूर्व से संबंधित थे। भारतीय विदेश नीति का यह संतुलन एक कूटनीतिक कौशल है, लेकिन अगर यह संघर्ष और बड़ा होता है तो भारत के सामने चुनाव करने की मजबूरी भी आ सकती। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और क्षेत्र में स्थिति पर नजर रखी है। रूस और चीन की भूमिका को भी नजरअंदाजा नहीं किया जा सकता। रूस, जो खुद यूक्रेन में संघर्ष में उलझा हुआ है, मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। सीरिया में रूसी सैन्य उपस्थिति इसी रणनीति का हिस्सा है। रूस का ईरान के साथ एक सामरिक साझेदारी है जो यूक्रेन युद्ध के बाद और मजबूत हुई है। ईरान ने रूस को ड्रोन तकनीक दी और रूस ने ईरान को कई रक्षा और परमाणु क्षेत्र में सहयोग दिया। इस नजरिए से देखें तो ईरान इजराइल संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है, यह वैश्विक शक्तियों की एक बड़ी प्रतिद्वंदिता का हिस्सा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ ईरान। रूस और चीन का एक अनौपचारिक गठबंधन है। चीन ने इस संघर्ष में एक दिलचस्प भूमिका निभाई है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता करके उन्हें राजनैतिक संबंध बहाल करने में मदद की, लेकिन चीन की प्राथमिकता इस क्षेत्र में स्थिरता है क्योंकि उसे मध्य पूर्व से तेल चाहिए। अगर इस क्षेत्र में बड़ा युद्ध होता है तो चीन की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसलिए चीन इस संघर्ष को रोकने के लिए कुछ हद तक काम कर रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह अमेरिका की भूमिका की आलोचना भी करता है। यह एक दोहरी रणनीति है। यमन की आम जनता की स्थिति इस पूरे विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक नजरअंदाजे किया जाने वाला पहलू है। यमन में पिछले एक दशक से अधिक समय से चल रहे गृह युद्ध के कारण दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक उत्पन्न हुई है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार लाखों लोग भूखमरी के कगार पर हैं। बच्चों में कुपोषण की दर भयावह है। अस्पताल या तो नष्ट हो चुके हैं या बहुत कम संसाधनों से चल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में जब हूती और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो इजराइल के हवाई हमले यमन की उसी आबादी पर पड़ते हैं जो पहले से ही गंभीर संकट में है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर बहस होनी चाहिए। इजराइल की घरेलू राजनीति पर भी इस संघर्ष का असर है। इजराइल में युद्ध के प्रबंधन को लेकर समाज में बंटाव है। गाजा में युद्ध जारी है। लेबनान पर ऑपरेशन हो चुका है। अब यमन और ईरान से भी हमले हो रहे हैं। इजराइल के सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इजरायली समाज में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जहां सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। यह एक लोकतांत्रिक देश की आंतरिक बहस है जो इस संघर्ष को और जटिल बनाती है। जब एक देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा हो तो घरेलू एकता बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ईरान की आंतरिक स्थिति भी जानना जरूरी है। ईरान में भी आर्थिक दबाव बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। मुद्रास्फीति बहुत ऊंची है। ईरानी रियाल का मूल्य गिरा है। आम ईरानी नागरिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा युद्ध ईरान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर सकता है। लेकिन ईरान का नेतृत्व इस संघर्ष को एक वैचारिक और राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल मानता है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और इजराइल के साथ अस्तित्व की लड़ाई, यह तीन चीजें ईरान की विदेश नीति की धुरी है। परमाणु प्रश्न इस पूरे संकट का एक अदृश्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक दशक से अधिक समय से वैश्विक बहस का विषय रहा है।
2015 में JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का समझौता किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका उससे बाहर निकल गया और ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन की गति बढ़ा दी। अब ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता बहुत ऊंचे स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कई बार चिंता जताई है। इजराइल ने बार बार यह कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। यह सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, यह एक घोषित नीति है और इसी नीति के कारण इजराइल पहले भी ईरान के परमाणु संबंधी ठिकानों को निशाना बना चुका है। तो इस पूरे संकट में आगे क्या हो सकता है, यहां अनुमान नहीं लगाना है, बल्कि उन संभावित दिशाओं को समझना है जो घटनाक्रम के आधार पर बनती दिख रही हैं। पहली बात हूं कि हमलों का जारी रहना और इजराइल के जवाबी हमले इस संकट को और गहरा कर सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिकी मरीन की तैनाती एक संदेश है, लेकिन यह संदेश किसकी तरफ है और उसका असर क्या होगा, यह देखना होगा। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कूटनीतिक पहल कितनी कारगर होती है, यह एक बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस विषय पर बैठकें होती रही हैं, लेकिन रूस और चीन के वीटों के कारण कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। यूरोपीय देश भी इस संकट को लेकर चिंतित। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अलग अलग मौकों पर संयम बरतने की अपील की है, लेकिन उनकी भूमिका सीमित है। यूरोप खुद यूक्रेन युद्ध के असर से जूझ रहा है, ऊर्जा संकट से उबरने की कोशिश में लगा है और मध्य पूर्व में एक और बड़े संघर्ष का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी यूरोप चाहता है कि लाल सागर खुला रहे, क्योंकि यूरोपीय व्यापार उस पर निर्भर है। सऊदी अरब की भूमिका इस संकट में बेहद रोचक है। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में ईरान के साथ राजनैतिक संबंध बहाल किए हैं, लेकिन यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन और हूतियों के बीच युद्ध वर्षों तक चला है। अब हूं इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं, जो सऊदी अरब के लिए एक जटिल स्थिति है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्यीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद रोक दिया गया। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो यह सामान्यीकरण और दूर चला जाएगा। तुर्की भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तुर्की ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल की कड़ी आलोचना की और इजराइल के साथ व्यापार पर रोक लगाई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कई बार फिलिस्तीनी पक्ष का समर्थन किया। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन वह अमेरिकी नीतियों से हमेशा सहमत नहीं होती। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। नाटो के ढांचे में रहते हुए भी तुर्की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देता है। कतर की भूमिका कूटनीतिक मध्यस्थ की रही है। कतर ने गाजा में युद्ध विराम वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिस्र ने भी इन वार्ताओं में योगदान दिया। लेकिन जब संघर्ष के इतने सारे पक्ष एक साथ सक्रिय होती, ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो मध्यस्थता की सीमाएं भी दिखने लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस पूरे संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने युद्ध के दौरान नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के बारे में सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी इस मामले में सक्रिय है। यह कानूनी और नैतिक आयाम इस संघर्ष को एक अलग स्तर पर रखता है, लेकिन यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं तब कितनी कारगर होती हैं जब बड़ी शक्तियां उनकी परवाह नहीं करती। यह एक वैश्विक व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। अब एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, यह युद्ध किसके हित में है? राजनीति विज्ञान का एक बुनियादी सवाल है कि किसी भी संघर्ष में सबसे पहले यह पूछो कि इससे कौन लाभान्वित होता है। हथियार उद्योग, जो अमेरिका, यूरोप और रूस में केंद्रित है, उसे इस संघर्ष से सबसे ज्यादा फायदा होता है। हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर युद्धपोत, यह सब किसी न किसी कंपनी की बिक्री है। इसका मतलब यह नहीं है कि यही एकमात्र कारण है।
लेकिन यह एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? आम नागरिकों को। गाजा के लोगों को जो महीनों से बमबारी झेल रहे हैं, यमन के लोगों को जो पहले से ही भुखमरी और युद्ध में है, लेबनान के लोगों को जिनका देश पहले से ही आर्थिक संकट में है, और इजराइल के उन नागरिकों को भी जो मिसाइल हमलों के डर में जी रहे हैं। युद्ध दर्शन दिनों में दर्शन के बारादीत आर्थिक जनवान के पातिसारी में हमेशा वही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है जिसके पास ना तो बंकर होता है और ना ही विदेश भागने का पासपोर्ट। मीडिया की भूमिका पर भी एक नजर डालना जरूरी है। इस संघर्ष को जिस तरह से पश्चिमी मीडिया और अरब मीडिया दिखाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी मीडिया में अक्सर इजराइल की आत्मरक्षा की कहानी प्रमुखता से आती है। अरब और ईरानी मीडिया में फिलिस्तीनी और यमनी नागरिकों की पीड़ा को केंद्र में रखा जाता है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, और केतनीय सच की हमारा काम यह है कि हम दोनों तरफ की जानकारी को परखें, तथ्यों की जांच करें और उसी आधार पर समझ बनाएं। सोशल मीडिया ने इस संघर्ष को एक नया आयाम दिया है। एक्स यानी पुराना ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जंग की तस्वीरें और वीडियो बिजली की गति से फैलते हैं। इनमें से कई वास्तविक होती हैं और कई पुरानी या गलत संदर्भ में पेश की जाती हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो देखें उसे बिना जांचे ना फैलाएं। यह एक नागरिक की जिम्मेदारी है। भविष्य की बात करें तो जो 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उन पर नजर रखनी होगी। पहली, ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी कूटनीतिक संपर्क होता है या नहीं। पिछले कुछ समय में दोनों के बीच बातचीत के कुछ चैनल खुले थे, लेकिन वे बहुत नाजुक। दूसरी, यमन में युद्ध विराम की संभावना अगर हूती और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच कोई समझौता होता है तो यह संघर्ष के एक मोर्चे को कम कर सकता है। तीसरी, इजराइल में घरेलू राजनीतिक बदलाव। अगर इजराइल में नेतृत्व बदलता है या गठबंधन टूटता है तो नीतियां बदल सकती, लेकिन इन सबके बीच एक मूलभूत प्रश्न बार बार सामने आता है। मध्य पूर्व में स्थायी शांति तब तक संभव नहीं है जब तक फिलिस्तीनी प्रश्न का कोई स्थायी और न्यायसंगत हल नहीं निकाला जाता। यह हर विश्लेषक, हर कूटनीतिज्ञ, हर शोधकर्ता जानता है। 2 राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन जो दशकों से चर्चा में है, वह आज भी एक अधूरा सपना है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक इस क्षेत्र में हर कुछ वर्षों में एक नया संकट उठेगा। नाम और चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन जड़ वही रहेगी। अमेरिकी मरीन की तैनाती और हूतियों की बढ़ती सक्रियता, यह दोनों घटनाएं मिलकर एक संदेश देती हैं कि यह संकट अभी और गहरा होगा। अमेरिका का क्षेत्र में पहुंचना, जहां एक तरफ इजराइल को समर्थन देना है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को एक सीमा में रखना भी है। लेकिन यह नाजुक संतुलन टूटते देर नहीं लगती। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब छोटी सी घटना एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन गई। साराएवो में गोली ने पहला विश्व युद्ध शुरू किया था। इसका मतलब यह नहीं कि वैसा ही होगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि सतर्कता और कूटनीति दोनों की जरूरत है। दुनिया के देशों की सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, नागरिक समाज और मीडिया, इन सभी की एक जिम्मेदारी है। जब हम इस तरह के संकटों को समझते हैं तो हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि किसने क्या किया, हमें यह भी देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन से बड़े हित काम कर रहे हैं, किन लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही, और शांति का रास्ता कहां से निकल सकता है। क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना और उसके घावों को भरना, यह काम पीढ़ियों तक चलता है। हूती हमले, ईरान की रणनीति, अमेरिकी तैनाती और इजराइल के जवाब, यह सब मिलकर एक ऐसे संघर्ष की तस्वीर बनाते हैं जो बेहद जटिल और बहुस्तरीय है। इसे सिर्फ एक खलनायक और एक नायक की कहानी में सिमटाना संभव नहीं है, और ऐसा करने की कोशिश झूठी होगी जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जो
वहाँ की ज़मीन से वाकिफ़ हैं, जिनके परिवार वहाँ हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उनकी ज़िंदगी है और इसीलिए इस खबर को उसकी पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ देखना ज़रूरी है। आज की इस रिपोर्ट में हमने समझने की कोशिश की कि ईरान इजराइल संघर्ष में हूतियों की सक्रिय भागीदारी और अमेरिकी मरीन की तैनाती का क्या मतलब है। हमने यह भी देखा कि संघर्ष के आर्थिक, राजनीतिक, मानवीय और वैश्विक आयाम कितने गहरे हैं। भारत, चीन, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों की भूमिका को समझा और सबसे जरूरी बात यह समझा कि इस संकट की जड़ें कहाँ हैं और उनका समाधान किस दिशा में संभव है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि तथ्य सामने रखें, सवाल पूछें और उन आवाज़ों को भी जगह दें जो अक्सर बड़ी खबरों में दब जाती। एक और पहलू है जिसे इस विश्लेषण में शामिल करना जरूरी है और वह है इस संघर्ष का साइबर आयाम। आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं है। साइबर स्पेस इस लड़ाई का चौथा मोर्चा बन चुका है। ईरान और इजराइल दोनों के पास उन्नत साइबर क्षमताएं हैं। इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस इकाई यूनिट 8200 को दुनिया की सबसे उन्नत इकाइयों में गिना जाता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी पिछले एक दशक में अपनी साइबर क्षमताओं में भारी निवेश किया है। दोनों देशों के बीच बैंकिंग प्रणालियों, बिजली ग्रिड और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को निशाना बनाने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। जब जमीनी युद्ध तेज होता है तो साइबर हमले भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो स्क्रीन पर नहीं दिखता, लेकिन जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। हूतियों के इजराइल पर हमलों को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है। हूती एक राज्यतर संगठन है, यानी वे किसी संप्रभु सरकार का हिस्सा नहीं है। हालांकि वे यमन के बड़े भूभाग पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसे में जब वे दूसरे देश पर मिसाइल दागते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी जिम्मेदारी कहां जाती है? क्या उस देश पर जो उन्हें समर्थन देता है? क्या उस भूमि पर जहां से वे काम करते हैं? यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानून की उन खामियों को उजागर करते हैं जिन्हें बड़ी शक्तियां अपनी सुविधा के अनुसार भरती या खाली छोड़ती हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाने में असमर्थ दिखती हैं। इससे प्राम्य प्रतीक पूरी स्थिति में एक बात जो अक्सर चर्चा से बाहर रहती है वह है युवा पीढ़ी पर इस संघर्ष का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर। जो बच्चे यमन में पले बढ़े हैं उन्होंने बचपन से केवल युद्ध देखा है। जो युवा गाह में हैं उनके लिए शांति एक अनुभव नहीं बल्कि एक सपना है। इजराइल के युवा भी अनिश्चितता और सुरक्षा की चिंता में बड़े हुए हैं। ईरान के युवा आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में जी रहे हैं। यह एक पूरी पीढ़ी है जो संघर्ष की छाया में पली है और जब यही पीढ़ी कल की नीतियां बनाएगी तो उनके अनुभवों का असर उन नीतियों पर होगा। इसीलिए शांति प्रक्रिया में सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि नागरिक समाज और युवाओं की भागीदारी भी जरूरी। मीडिया साक्षरता के संदर्भ में यह भी समझना होगा कि संघर्ष को लेकर दुनिया भर में जो सूचना का प्रवाह है वह हमेशा तटस्थ नहीं होता।